नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां रायबरेली में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। यहां पर आपको बता दें कि रोडवेज बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक और बाइक पर बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर घायल महिला और युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। और रायबरेली के 19 गांव के निवासी गांव के पास ही पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे, लेकिन इसी दौरान पेड़ गिरने लगा और दुर्भाग्य से पेड़ उसके ऊपर ही गिर गया है, जिसकी वजह से दबने की वजह से शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। लोगों का यह भी कहना है कि बचाव का साधन होता तो उसकी जान बच सकती थी। आपको बता दें कि मृतक के ही परिवार का भरण पोषण करने वाला इकलौता था। जहां घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर गैस रिफिलिंग होने से गैस की दुकान में भीषण आग लग गई है। यहां आपको बता दें कि पंचायत कार्यालय के पास दुकानों से भीषण लपटें उठती हुई देखी जा सकती हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही सूचना के घंटों बाद दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। अब देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग है जो लगी है। बताया जा रहा है कि गैस रिफिलिंग के दौरान यह हादसा हुआ जब आग पकड़ी गई और इस दौरान दुकान में रखा सारा सामान जल गया है। साथ ही स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि सूचना दिए जाने के घंटों बाद तक एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड जो है वहां पर नहीं पहुंची है, जिस वजह से ये नुकसान ज्यादा हो गया है। आग ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया और घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भी आग पर काबू पाने में मदद की है। अयोध्या में गाय के प्रति किसान का अनोखा प्रेम देखने को मिला है। यहाँ पर एक बीमार गाय का पहले तो किसान ने खूब सेवा सत्कार किया और फिर मौत होने के बाद बाकायदा दाह संस्कार और 13वीं संस्कार किया है। किसान का गाय के प्रति यह अनोखा प्यार देखकर ये बात सारे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। राम आश्रय के यहाँ एक गाय थी जो काफी वृद्ध हो गई थी, लगभग 12-13 साल से रहती थी। इसके बाद खत्म हो गई। उसका दाह संस्कार मिट्टी किया। आज 13 दिन के बाद 13वें संस्कार में उसका आत्मा की शांति के लिए। और रुक करेंगे गोरखपुर की ओर, जहां पर अपराधियों का सफाया करने वाली पुलिस अब नदियों की साफ सफाई कर रही है। यहां आपको बता दें कि एडीजी, डीआईजी, एसपी और कई थानों के प्रभारी पुलिसकर्मी समेत सैकड़ों ट्रेनी सिपाही राजघाट के नवनिर्मित रामघाट के तट पर आसपास के इलाके में सफाई करते नजर आ रहे हैं। दरअसल इसका उद्देश्य ये था कि आम लोग भी इस अभियान से जुड़कर अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप देख सकते हैं गंगा तट के पास ही ये साफ सफाई का अभियान चला जा रहा है, जहां पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही जो ट्रेनी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी यहां मौजूद हैं और इसी के साथ ही सफाई का यह अभियान चलाया जा रहा है। एक लोगों को संदेश इस अभियान के तहत दिया जा रहा है कि अपने आसपास सफाई रखें। ये नदियां सभी की हैं और ये मत सोचिए कि पुलिस के लिए ये नदी नहीं है। नदी हम आप समाज के हर नागरिक की है और हम लोग सभी का एक कॉमन दायित्व बनता है कि हम अपने नदियां और उसके तट को स्वच्छ रखें। आज सुबह मैं राष्ट्रीय सहारा की खबर पढ़ रहा था। जब ये तट को मैंने देखा और यहाँ पे बिखरी हुई गंदगी को देखा तो मैंने निर्णय लिया कि क्यों नहीं चल के हम अपने पूरे दल के साथ श्रमदान करें और इस तट को स्वच्छ करने का कोशिश करें। मैसेज बड़ा क्लियर है कि हम ये आपने इस श्रमदान के थ्रू ये जनरल मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब मिल के जो इस शहर के नागरिक हैं, हम प्रयास करें कि गोरखपुर शहर एक स्वच्छ शहर रहे। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम स्वच्छता पे जोर दें और मैं कोशिश करता हूं कि हम लोग सब मिलकर कोशिश करें कि गोरखपुर भी पूरे देश में नंबर 1 शहर पर है। आज के दिन में इंदौर है, उसको हम पीछे छोड़ें और हम एक सामूहिक प्रयास से एक प्रथम स्थान प्राप्त करें स्वच्छ।
और देश में महंगाई से परेशान लोगों को एक और झटका लगा है। दरअसल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां 1 मई से 100 रुपए से अधिक का इजाफा इस दौरान हो गया है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को अभी राहत जरूर मिली हुई है। और बता दें कि पिछले महीने यानी कि 1 अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए का इजाफा हुआ था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली के लोगों को आज से 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिए 2,355 रुपए 50 पैसे का भुगतान करना होगा। इससे पहले 2,253 रुपए लगते थे। लेकिन कोलकाता की अगर बात की जाए तो इसकी कीमत कोलकाता में 2,351 रुपए से बढ़कर अब 2,455 रुपए हो गई है। बात मुंबई की जाए तो मुंबई में भी 2,205 रुपए की जगह अब 2,307 रुपए का भुगतान करना होगा। तमिलनाडु में भी आंकड़ा कुछ इसी तरह से है, जहां तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़कर 2,406 रुपए की जगह अब 2,508 रुपए हो गई हैं। अब बात करते हैं खरगोन जिले की, जहां पर रविवार को जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट दी है। लेकिन और 3 मई को ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को देखते हुए एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू में किसी भी तरह की राहत न देने का फैसला किया है। दरअसल जिले में 2 और 3 मई को पूरी तरह से कर्फ्यू लगा रहेगा। 1 मई को जिला प्रशासन ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील दी थी। ऐसे में रामनवमी पर हुए उपद्रव के बाद सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ने ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के किसी भी पर्व पर सार्वजनिक स्थलों पर इस पर्व को मनाने की इजाजत नहीं दी है। ईद की नमाज मस्जिदों की जगह अब घरों में पढ़ी जाएगी। साथ ही अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के दिन भी सभी आयोजन घरों में ही करने होंगे। जिला प्रशासन और समाजजनों के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अपर कलेक्टर एसएस मुजाद्दा ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के मद्देनजर 2 और 3 मई को संपूर्ण शहर में कर्फ्यू लगा रहेगा। रविवार को 1 मई है, जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू में छूट रहेगी। इसी दौरान सभी दुकानें खोलने के आदेश भी जारी किए गए हैं, लेकिन पेट्रोल पंप और कैरोसिन वितरण पर रोक रहेगी। तो वहीं घातक हथियार के रूप में उपयोगी सामान भी नहीं बेचे जा सकते। और इसी बीच लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेताओं ने सांसद और डीएम को ज्ञापन सौंप दिया है। यहां आपको बता दें कि जिला अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं रखने के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया है और ये मांग ओएल में बने शिशु अस्पताल के लिए की जा रही है, जिसको लेकर यह ज्ञापन सौंप दिया गया है। तो ये रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग अभी भी जारी है। इस युद्ध का आज 67वां दिन है, लेकिन इसके बावजूद रूस की ओर से हमले बंद नहीं किए गए। हालांकि यूक्रेनी सेना भी रूसी सैनिकों को दक्षिण और पूर्व में दाखिल होने से रोकने के लिए लगातार हमले कर रही है। इसी बीच करीब 15 लाख यूक्रेनी किसी न किसी कारण से यूक्रेन छोड़कर भी जा चुके हैं। एक दिन पहले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आरोप यह भी लगाया था कि 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को जबरन रूस ले जाया गया है। यूक्रेनी सेना की ओर से यह भी दावा किया गया कि उन्होंने रूस से 9 से ज्यादा हवाई हमलों को रोक दिया है। ऐसे में पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो यूक्रेनी सेना ने रूस के करीब 9 फाइटर जेट नेस्तनाबूद कर दिए। इसमें 2 Su-25S और 7 UV थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग 24 फरवरी को शुरू हुई थी। तभी से लेकर अब तक रूस के करीब 1000 से अधिक टैंक, 200 विमान और 2500 मिलिट्री वाहनों का नुकसान हुआ है। हालांकि जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस को जो यूक्रेन के खिलाफ और अधिक मिसाइलों और रॉकेटों का इस्तेमाल करना होगा, कर सकता है। और लाउडस्पीकर को लेकर देश भर में विवाद अभी भी जारी है। खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में इसे लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि बिहार में बीजेपी के सहयोग से सरकार चल रही है और ऐसे में यहां भी लाउडस्पीकर हटाने की मांग शुरू हो चुकी है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस मामले को लेकर कुछ और ही रुख है। नीतीश कुमार ने इसे फालतू का मुद्दा बताया है। लाउडस्पीकर को लेकर चली आ रही राजनीति पर जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये फालतू की चीज है, जिसे जैसे मन करता है वो वैसे चलता है, सबकी अपनी इच्छा है, ये सब चीजों पर कहीं कोई खतरा नहीं।
नीतीश का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब उन्हीं की सरकार में मौजूद कुछ मंत्री और बीजेपी नेता लगातार लाउडस्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी बिहार में लाउडस्पीकर को लेकर चर्चा तब शुरू हुई थी जब नीतीश कुमार के मंत्री जनक राम ने एक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा था कि देश के कानून से बड़ा कोई धर्म नहीं है, राज्यों में भी कानून ही चलता है। अगर यूपी में ये कानून आया तो इसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि केंद्र और बिहार के नेता इसे लागू करने के लिए चर्चा करेंगे। उनके अलावा भी बीजेपी के कुछ छोटे नेताओं की तरफ से भी लाउडस्पीकर को लेकर इसी तरह की बयानबाजी पहले भी सामने आ चुकी है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच अब औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की आज एक बड़ी सभा और बड़ी रैली होने जा रही है। यहां राज ठाकरे के सैकड़ों समर्थकों के साथ राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंच गए हैं और एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वो यहां पर 100 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे और महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को पुणे में संभाजी महाराज स्मारक का दौरा भी किया था। साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और रैली को देखते हुए प्रदेश में रविवार को हाई वोल्टेज ड्रामे की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं इससे पहले पुलिस ने रैली की इजाजत देते हुए कई शर्तें भी रखी। मनसे प्रमुख को रैली के दौरान या बाद में आपत्तिजनक नारे, धार्मिक या जातिवादी और क्षेत्रीय संदर्भों का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा गया है। इस रैली में 15,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। उधर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी औरंगाबाद में ही पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने शनिवार शाम को औरंगाबाद में अपनी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील के घर पर इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुए। इम्तियाज जलील ने राज ठाकरे को भी इफ्तार पार्टी का न्योता दिया था, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि कोई भी कहीं भी रैली कर सकता है। औरंगाबाद में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम है। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही औरंगाबाद में शिवसेना का गढ़ इसे माना जाता है, जहां मुस्लिम बहुल्य मानने वाले जिले में तनाव के हालात बन सकते हैं। राज ठाकरे की रैली को देखते हुए फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ येस बैंक से जुड़े 600 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में सीबीआई ने आज दिल्ली और पुणे में 8 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी नीलकमल रिटेलर्स के शाहिद बलवा, विनोद गोयनका और एबीआईएल के बिल्डर अविनाश भोसले के ठिकानों पर मारी है। इन सभी के बड़े पैमानों पर राजनीतिक कनेक्शन भी बताए जाते हैं और इनमें गोयनका और बलवा पहले भी 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी रह चुके हैं। मुंबई और पुणे में सीबीआई की दिल्ली मुख्यालय टीम ने मुंबई और पुणे कार्यालय के सहयोग से 8 जगहों पर छापेमारी की। जो छापेमारी 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी रह चुके शाहिद बलवा और विनोद गोयनका समेत पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले के ठिकानों पर की गई है। सीबीआई के मुताबिक ये घोटाला साल 2018 में येस बैंक घोटाले से जुड़ा है, जब येस बैंक ने डीएचएफएल के अल्पकालिक डिवेंचर में 3,700 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके बदले डीएफएचएल के मालिकों ने येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के परिवार के सदस्यों की कंपनी डीओआईटी में 600 करोड़ रुपए का कथित कर्जा दिया था।